हाय फ्रेंड्स, आई एम सुंदरराज। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में। जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, फिर मैंने बात किया था कि रिसर्च का टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सभी के बारे में बताते हुए ये जो चैप्टर है मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अगर फ्रेंड्स आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और इससे बहुत ही ज्यादा आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है, तो प्लीज इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो फ्रेंड जो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बेसिकली मैं जो इसके पीछे का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था स्कोप के बारे में कि स्कोप एंड एरिया क्या क्या है नर्सिंग रिसर्च का, जिसके बारे में मैंने बोलकर बस पॉइंट्स बताकर मैंने छोड़ दिया था। उसको आज कंप्लीट करेंगे। सेकंड में बात करूंगा इथिक्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि नर्सिंग रिसर्च का क्या क्या इथिक्स है। वो इथिक्स कहने का मतलब रूल प्रिंसिपल क्या क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बात करेंगे यूजेज ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो हम लोग इस तरह से जो आजकल इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग रिसर्च ये बन चुका है, तो यह क्यों क्या क्या चीज में यूजफुल होता है और इसे क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है सबसे ज्यादा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि किस रिसर्च को आप गुड रिसर्च बोलेंगे, किस रिसर्च को आप बैड रिसर्च बोलेंगे, यानी उसके खासियत के आधार पे कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मैंने स्कोप ऑफ एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च में मैंने बताया था कि स्कोप करने का मतलब कि कहां कहां आप वर्क कर सकते हैं, आपको उसमें क्या क्या एम है, गोल क्या है, क्या क्या आपको उसमें अचीवमेंट मिल सकता है किस किस क्षेत्र में, वो सभी के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो सपोज दैट, तो अब आपका स्कोप क्या है कि आप जहां भी वर्क करिएगा यानी हॉस्पिटल में वर्क करिएगा, जहां पे हेल्थ की जरूरत होगा वहीं पे आप वर्क करिएगा, तो ये आपका स्कोप हो गया। उसी तरह से जो नर्सिंग रिसर्च है उसका कहां कहां स्कोप होते हैं उसके बारे में बात करना है। तो जो सबसे पहला है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। जो रिसर्च है नर्सिंग रिसर्च उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां है, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। जैसे कि जो हम लोग हॉस्पिटल है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर नर्सेज होते हैं, मेडिसिन ये सब जो ट्रीटमेंट लगातार करते जा रहे हैं, तो वहां पे रिसर्च की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि वहां पे जो पुराने मेथड है उसको चेंजिंग करके कुछ नया उसमें बदलाव लाना, ताकि जिससे बहुत ही इजी हो और बेनिफिट हो पेशेंट के लिए, प्लस जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सभी के लिए। तो इसलिए सबसे पहला क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ही जरूरी है। फिर सेकंड बात करते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब कि जहां पे नर्सेज को एजुकेशन नॉलेज ये दिया जाता है हेल्थ सब के बारे में, तो उनको पास भी क्या चीज होता है कि वहां पर भी इन लोगों का स्कोप होता है। यानी वहां पर क्या स्कोप होगा कि जैसे पढ़ने का जो तरीका है उसमें चेंजिंग, उसको कैसे प्रैक्टिस करवाया जाए उसमें चेंजिंग। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जैसे किस प्रकार के नर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे नर्स को हम ओटी में रखेंगे, कैसे को आईसीयू में रखेंगे, आईसीयू वाले को क्या क्या चीज आना चाहिए, ये सभी को जो रिसर्चर है नर्सिंग रिसर्च है उसका यहाँ पे स्कोप होते हैं। फिर बात करते हैं हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम्स। हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम्स कहने का मतलब क्या कि जो यहाँ पे हेल्थ प्रोवाइड किया जाता है उसमें सबसे बड़ा नर्सिंग रिसर्च का रोल है कि किस तरह से हेल्थ जो चेकअप है वो किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह से पेशेंट को केयर कर जा रहा है। एंड यहाँ आउटकम्स कहने का मतलब कि क्या क्या खूबियां, क्या क्या गलती है उसको सुधारे, क्या क्या अच्छा कैसे और उसको डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में, आउटकम्स क्या मिल रहा है। तो वहां पर भी हम लोग को क्या है, हेल्थ सिस्टम में भी जो रिसर्चर है नर्सिंग रिसर्चर उनका यूज है। फोर्थ मैंने बात किया था नर्सिंग एजुकेशन, जो मैंने अभी बताया कि जैसे कि नर्सेज लोगों का क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है उसको किस तरह से एजुकेटेड करे, किस तरह से तैयार करे, तो वहां पर भी क्या चीज का जरूरत होती है, जो नर्सिंग रिसर्चर होते हैं उनकी जरूरत पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो फ्रेंड जब तक आपको अपने लैंग्वेज जब तक इसको नहीं समझिएगा, जब तक आप सही से एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
अगर आप रट्टा मारते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको समझ में आ जाएगा तो आप उसको बढ़ाकर, उसको डिस्क्राइब करके और उसे बड़ा करके आप लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जाम में है वो 5 नंबर 10 नंबर ऐसे का क्वेश्चन आता है, तो जब तक आप मैक्सिमम पेज में नहीं लिखेंगे, जब तक आपको प्रॉपर तरीके से नंबर नहीं देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, जहां पे नर्सेज लोग कोई भी हो, मेडिकल स्टाफ वहां पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे भी किसका, नर्सिंग रिसर्चर का यूज होता है, स्कोप होता है। सेकंड, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे नर्सेज को जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब जो सिलेक्ट करके रख रहा हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटता हो, या फिर जो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो वहां पर भी नर्सिंग रिसर्चर की जरूरत होते हैं। थर्ड मैंने बात किया था मेंटल सिस्टम एंड केयर आउटकम्स के बारे में। मेंटल सिस्टम हेल्थ सिस्टम एंड केयर आउटकम्स के बारे में, कि जहां पे हेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है वहां पे जैसे हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गया, ये सभी जगह पे भी क्या चीज का रिसर्चर की जरूरत पड़ते हैं। एंड फोर्थ, नर्सिंग एजुकेशन, यहाँ पे क्या, जहां पे नर्सेज लोगों को सिखाया जाता हो, प्रैक्टिस करवाया जाता हो, तो वहां पर भी क्या होता है, नर्सिंग रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इथिक्स ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे इथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। जैसे कि हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े थे कि इथिक्स ऑफ नर्स, नर्सेज का क्या क्या इथिक्स है। इथिक्स करने का मतलब रूल एंड रेगुलेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग नर्सिंग रिसर्च में हम लोग इथिक्स, प्रिंसिपल क्या क्या है, ये सभी के बारे में हम लोग इस यहाँ पे बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो चलिए एक एक करके मैं जानता हूं। तो बोला गया इथिक्स इन नर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज द नॉर्मल प्रिंसिपल दैट इज रिसर्चर हैज फॉलो। बोला गया कि यह क्या है, नॉर्मल प्रिंसिपल है, रूल एंड रेगुलेशन है, जो किसके द्वारा किसको फॉलो करना पड़ता है, जो नर्सिंग रिसर्चर है उनको यह फॉलो करना पड़ता है। जैसे वहां पे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जिसमें नर्सेज को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। सेकंड बात, while conducting nursing research to be ensure right and welfare of an individual, group, community under a study। बोला गया कि जब भी अगर रिसर्चर कोई भी जाता है रिसर्च यानी कोई भी प्रॉब्लम से सब के बारे में जानने के लिए, तो उसका क्या राइट होता है कि जितने भी, जिससे चाहे वो ग्रुप में ले रहे हैं उसके बारे में या फिर सिंगल ले रहे हैं, तो उनको क्या कर देना है, इंश्योर द राइट एंड वेलफेयर इंडिविजुअल, उनको बता देना है कि हम इस चीज के बारे में हम स्टडी करने के लिए आए हैं, हम ये चीज जानना चाहते हैं, ताकि जो सामने के जो पीपल्स हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना लगे। तो ये सबसे पहला होता है कि कोई भी अगर आप ग्रुप, इंडिविजुअल से अगर आप रिसर्च के बारे में वहां पे स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप क्या कर दो, उनको बता दें कि हम यहाँ पे ये चीज के लिए आए हैं। ठीक, फिर बोला गया सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर टू टेक इन्फॉर्म्ड कंसर्ट। बोला गया कि जितने भी हैं इन्वेस्टिगेटर, उसको क्या कर देना है, जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बताना, उनको इन्फॉर्म करना कि हम ये चीज आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम इसलिए आए हैं, हम इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने लोग पोलियो से अफेक्टेड हैं, बच्चे कितने अफेक्टेड हैं, अगर जो भी रिसर्चर जो प्रॉब्लम्स लिया है उसके रिलेटेड उसके बारे में वो बताएगा। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ अन एक्सप्लॉयटेशन। सबसे बड़ा बात कि इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अन एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई पर्सन नॉलेज नहीं देना चाहता, नहीं बताना चाहता अपने बारे में, तो उससे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। उसके मन पे बहुत सारे पर्सन हैं जो आपको जवाब देंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपको जवाब नहीं देंगे, तो वो उसके लिए आपको उनसे जबरदस्ती नहीं करना कि बतेबे करिए, ऐसा नहीं होता है। फिर बोला गया प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली। अगर कोई पर्सन है उससे आप पूछ रहे हैं तो उसके प्रॉब्लम्स को किसी अनदर को नहीं बताएं, उसको क्या रखना है, प्राइवेसी रखना है और कॉन्फिडेंटली अपने तक ही रखना है। ये नहीं कि इसका चीज उसे बता दिए, बगल वाले घर को बता दिए, बगल वाले घर का उसके अगल बगल
के लोग हैं उनको बता दिए, वैसा नहीं होता है। सभी का जो बात है उसको प्राइवेसी रखा जाता है, और कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब कि अपने पास तक ही रखा जाता है। नेक्स्ट, इंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। जिनके पास से आप रिसर्च के लिए आप गए हैं, उनको कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जो भी हो, चाहे वो फार्मर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, जो भी हो, वो सभी को क्या करना है, रिस्पेक्टफुल्ली, सभी को रिस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं कि हाँ अगर ये पुअर पीपल है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो रिच पीपल है तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा नहीं है। सभी को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। जब आप रिस्पेक्ट दोगे यानी आईपीआर जब आप मेंटेन करोगे, तभी तो वो अपना प्रॉब्लम बताएगा, तभी तो जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो वो सभी चीज के बारे में आपको नॉलेज देंगे। तो इसलिए रिस्पेक्ट पूर्वक से सभी के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी करने का मतलब कि जैसे कि अब किसी से आप पूछ रहे हैं, ठीक, कोई भी एक पर्सन है, तो उसमें और आप में दोनों में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो। उनको भी पता हो कि हमें इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इनको नॉलेज लेना है, इस चीज के बारे में जानना है। तो ये सब जितने भी है ये क्या होता है, इथिक्स होते हैं। और बहुत सारे रूल्स हैं कि कोई भी रिलीजन्स है उसको हार्ट नहीं पहुंचाना, या तो कोई भी कास्टिज्म हो गया, ये सब चीज के बारे में उसको हार्ट नहीं पहुंचाना। उसको कहने का मतलब और फिर है कि जैसे कि अनडिसिप्लिन बिहेव ये सब नहीं करना। तो डिफरेंट इथिक्स है। तो ये जो मेन इथिक्स थे ये सभी के बारे में मैंने अभी बताया है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो नर्सिंग रिसर्च का क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। नीड्स एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में कि इसका जरूरत क्या है, इतना इंपॉर्टेंस अगर दिया गया है तो इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में, नीड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बोला गया डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। सबसे पहले क्या बोला गया कि जो रिफाइन और एक्सपेंड, जो नॉलेज मिला है, जो रिसर्च करने से उसके बारे में पता चला है, उसको क्या करना, एक्सपेंड करना, सभी लोगों तक पहुंचाना। यह सबसे बड़ा यूज है किसका, नीड्स, ये रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च का सबसे बड़ा ये यूज है। सेकंड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बोला गया क्या कि इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग डेली जो प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया था कि जो स्कोप था, स्कोप में क्या था कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी था उसका। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वहां पर रिसर्चर का क्या जरूरत है कि उसको इंप्रूवमेंट करना, जो पहले जो था उससे और इंप्रूव करके और अच्छा करना। जैसे कि क्या कि जो सिंपल से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे पहले जो प्लास्टर जब होता था तो उसको कट करने के लिए क्या किया जाता था, रेती या फिर कोई जो नुकीला धार वाला था उससे कट किया जाता था बाय हैंड। लेकिन अब क्या होता है, मशीन के द्वारा तुरंत से काट दिए जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए जो इंप्रूवमेंट होता है नर्सिंग केयर का, पहले का जो केयर था उसमें बहुत अलग था। पहले उतना हाइजीन मेंटेन नहीं रखा करता था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हाइजीन मेंटेन किया जाता है। सबका अलग अलग ड्रेस एंड कोडेड होते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उसके क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले क्या था कि जो एक नर्स है वही सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, लेकिन आज क्या है, प्रत्येक शिफ्ट बाय शिफ्ट चेंजिंग है। पहले क्या था कि जो डिलीवरी में जो नर्सेज है वही अलग वार्ड में नर्सेज है, लेकिन अब क्या हुआ, सबका सेपरेटली बांट देगा। तो ये क्या देख रहे हैं आप, डेली डेली क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर सेकंड केयरिंग में, तो केयर करने का मैंने बताया। एजुकेशन, जो पढ़ाई में उसके क्वालिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से नर्सेज को एजुकेशन देना, उसको प्रिपेयर करना। तो ये सभी में नीड्स होती है किसका, नर्सिंग रिसर्च का नीड्स होता है। फिर बात करते हैं इनहेंस द प्रोफेशनल आइडेंटिटी, रिसर्च इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। बोला गया कि एक अच्छा प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या चीज का जरूरत है, रिसर्च का सभी प्रोफेशंस में जरूरत है। जैसे पहले क्या था, फार्मर्स थे, वो क्या करते थे कि जैसे गोबर हो गया, कोई भी फल इस सब का जो सड़ा हुआ है वो सब का यूज करके क्या करते थे, वो
अनाज को उगाते थे, उर्वरक, खेत के उर्वरक को बढ़ाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे भी रिसर्च किया गया कि हम कैसे करें कि तुरंत से उसमें उर्वरक शक्ति बढ़े, तो जिससे क्या हो कि वो जो पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करे। तो क्या किया आदमी, फिर केमिकल्स वगैरह जैसे कि डीएपी खाद ये सब का यूज करना स्टार्ट हुआ। तो वहां पर भी क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, वहां पर भी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी दिया गया। तो कोई भी चीज के लिए क्या चीज होता है कि रिसर्च वहां पे जरूरी होता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी देने के लिए। फिर बात करते हैं टू इंप्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी रिसर्च का जरूरत इसलिए होता है ताकि इंप्रूव हो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पहले जो बाइक थे, ठीक, वो क्या थे, कॉस्टली थे और उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। या फिर सिंपल से एग्जांपल ले लो कंप्यूटर के बारे में, पहले जो चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर बनाए थे वो क्या थे, पूरे एक बड़ा रूम का था। अब उतने बड़े रूम का कंप्यूटर को तुम तो कहीं तो लेकर जा नहीं सकते हो, और उसको यूज भी करने के लिए बहुत ही अलग था, प्लस तो उतना कवरेज एरिया तो होता नहीं था। तो क्या किया, उस प्लस उसे बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइमिंग लगे थे। अब क्या हुआ, इफर्ट इफेक्टिवनेस कहने का मतलब टाइम, मनी एंड उसमें क्या क्वालिटीज में चेंजिंग आए, तीनों कहने का मतलब कितना टाइम लगा, मनी कितना लगा, और उसमें क्या चीज आपको सुधार देखने को मिला। तो धीरे धीरे रिसर्च होते गए आप ऐसा पीसी आता है कि जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप लेकर जा सकते हैं। एक रूम क्या, एक टेबल पे, एक बेंच पे रखने तक का इतना छोटा छोटा भी पीसी बन के रेडी हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि रिसर्च बार बार करते करते अब क्या है, टाइम भी कम कंज्यूम लग रहा है और अच्छे अच्छे भी प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेवलप नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल। जो नर्सिंग थ्योरी आ रहे हैं, नर्सिंग ये सब हो रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट हो, उसके थ्योरी में नया नया चीज बन रहा है तो उसका अलग थ्योरी होगा। और उसके प्रिंसिपल, जो बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स थे वो सभी में क्या चीज हो, डेवलपमेंट के लिए। जैसे प्रिंसिपल्स क्या था कि सभी इंडिविजुअल को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। तो सब प्रिंसिपल्स में क्या चीज हो, बढ़ोतरी हो, इंक्रीजमेंट हो, इसीलिए। फिर बात करते हैं सोल्व द प्रॉब्लम्स एंड आंसर क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, आंसर उसका प्राप्त करने के लिए रिसर्च के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हाल ही में भी कोरोना आया था, तो क्या हुआ था, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के जो देश के जो लोग थे, रिसर्चर थे, वो सर्च करने लगे कि हम कैसे सबसे पहला मेडिसिन बनाएं कि जो क्या करे, इस कोविड को खत्म करे। बहुत सारे लोग किए, तो सबसे पहले जो बनाया वो क्या किए, वो पूरे मार्केट में सप्लाई किए, फिर धीरे धीरे अलग अलग कर करके सभी को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मानो अगर रिसर्च वहां पे नहीं होता तो क्या होता, कोई सर्च करते नहीं करते। तो कोई भी चीज को, प्रॉब्लम्स को आंसर देने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए रिसर्च की जरूरत होते हैं। पहले क्या था, पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, प्लेग सुने होंगे तो प्लेग डिजीज के कारण मरा, स्मॉल पॉक्स के बारे में से मरा। तो क्यों, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे रिसर्चर्स नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे रिसर्च करते करते नया नया तरीका अपनाते हैं। आजकल तो कोई भी चीज आता है तो बहुत सारे लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको खोज करते हैं और फिर एक अपना रिसर्च सुझाव देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बात किया नीड्स एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। एक बार फिर से मैं रिव्यू करता हूं। सबसे पहले डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज को रिफाइन करना, त्रुटि एकदम पार्ट पार्ट में डिवाइन करके बताना, एकदम साइंटिफिक प्रूफ के साथ में उसको डिफाइन करना, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग केयर में, एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट लाना, यहां पे भी किसका जरूरत हो, नर्सिंग रिसर्च का। फिर थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के थ्रू एविडेंस, एविडेंस कहने का मतलब प्रूफ, प्रूफ के साथ में कोई भी चीज को प्रोवाइड करना, कोई भी चीज नहीं जो दिया गया हो काम उसको सोल्व करना, किसके साथ, प्रैक्टिस, एविडेंस के साथ में।
तो उसमें क्या है, नर्सिंग रिसर्च की जरूरत होती है। फोर्थ नंबर पॉइंट है इनहेंस द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इन एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन के लिए यह नर्सिंग रिसर्च है वो बहुत ही इसेंशियल होता है। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर, टू इंप्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि यानी उसमें क्या क्या चेंजिंग दिखने को मिल रहा है, टाइम पीरियड कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना अच्छा बन रहा है और क्या कॉस्ट लग रहा है, इसके बारे में बताता है कौन, रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च। फिर बात करते हैं डेवलप नर्सिंग थ्योरी ऑफ एंड प्रिंसिपल, क्या करने के लिए, जो नर्सिंग थ्योरी हो उसको डेवलप करने के लिए और उसके प्रिंसिपल में इंप्रूवमेंट दिखने के लिए, डेवलप करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की जरूरत होता है। फिर सोल्व द प्रॉब्लम्स एंड आंसर क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के लिए और उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च की जरूरत होती है। हम लोग रिसर्च के ही हम डिफिनेशन में पढ़े थे क्या चीज के बारे में, कि यह साइंटिफिक प्रोसेस है कोई भी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको नीड्स एंड पर्पस के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं वो फोर्थ नंबर चैप्टर फर्स्ट का, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड आप हमारे बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आते रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स, प्लीज सपोर्ट।